अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमला? ठीक हूँ सर। सर वो सब्जेक्ट कह रहा है कि पासवर्ड गलत है इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा। यार, उसने मुझे कहा है पासवर्ड सेंड करो, तो मैंने सेंड तो कर दिया। मेरे तो इस पे पासवर्ड लगा ही, कोई पासवर्ड सेट ही नहीं हुआ हुआ। हम्म, इनमें से कहता हूँ लिंक से ज्वाइन कर लें। आपने लिंक से ज्वाइन किया ना? जी, मैंने लिंक से ज्वाइन किया। उसे क्या लिंक से ज्वाइन करें? सर वो कह रहा है उसका वो लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कह रहा है पासवर्ड ही दे दो। एक मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये मिल गया मुझे। मैं इग्नोर से देता हूँ। 163 आ गया सर तो। अस्सलाम वालेकुम सफदर, कैसे हैं आप? अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। तो ना, ये कैसी प्रिपरेशन चल रही है एड मैथ की? सर चल रही है। अच्छा, ठीक हो गया। सो हाई अचीवर क्लास। सो बेसिकली तो इन क्लासेस का पर्पस ये है कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अच्छा अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज, अच्छा ग्रेड ले रहे हैं, सो उनको सपोर्ट दी जाए कि वो बेस्ट से बेस्ट गेन कर सकें। मीन ए स्टार, और ए स्टार के बाद डिस्टिंक्शन के लिए एफर्ट कर सकें। तो मेरा जनरली तो ओवरऑल यही कहा जाता है कि अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई डिस्टिंक्शन तो रीजनल, नेशनल, ओवरऑल किसी न किसी लेवल पे कोई डिस्टिंक्शन मिल जाती है। बट जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये मैथ है। ऐसा पॉसिबल है कि एक ही सिटी में 4 से 5 लोग हों जिनकी 100 आउट ऑफ 100 हो। और अगर ऐसा ना पॉसिबल हुआ तो फिर तो मार्क्स जिसके ज्यादा हों वो उसको मिल सकती है डिस्टिंक्शन। लेकिन मैथ है, मैथ में आपको पता है 100 काफी ज्यादा लोगों के भी हो सकते हैं। बट जरूरी नहीं है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि 99 और 98 पे भी डिस्टिंक्शन मिल जाए। तो फिर ये क्या चीजें हैं जो कि डिसाइड करती हैं, तो वो हम जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें हमें मेक श्योर करना है ग्रेड ए स्टार, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ले रहे हैं पहले से। अब वो ए स्टार 90% पे है, थ्रेशोल्ड 89 पे है, 92 पे है, 93 पे है। सो पहली बात तो हमें ए स्टार को कंफर्म करना है। और उसके बाद हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ए स्टार के बाद हमने अपने स्कोर को 100 के क्लोज करना है। और फिर 100 अगर परफेक्ट स्कोर हो जाए तो फिर बहुत जबरदस्त बात है। और जब हम 97, 98, 99 और 100 तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर और क्या चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं डिस्टिंक्शन के लिए।
मीन अगर 100 आउट ऑफ 100 काफी लोगों के आगे तो किस तरह डिस्टिंक्शन डिसाइड होगी। फिर उसके बाद और बहुत सी चीजें हैं जो कि मैटर करेंगी, जिसमें आप मेन अगर आप कहेंगे तो वर्किंग मेथड, कि आपने अपना पेपर कैसा अटेम्प्ट किया। अब उनमें से मैं कुछ एग्जांपल ऐसा ऐसा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मेथड्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रूब्रिक। रूब्रिक मीन जिसको आप कहते हैं कमांड वर्ड्स। आपने उन कमांड वर्ड्स को अच्छी तरह फॉलो करना है, जिसमें कमांड वर्ड्स में आपने भी आपको आइडिया है कि बहुत से डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इन सब के डिफरेंट मीनिंग है। स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपको विदाउट एनी वर्किंग डायरेक्ट आंसर लिखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मीन कुछ ना कुछ वर्किंग शो होनी चाहिए। आपको शो करना है कि वो आपने एक्स कैसे फाइंड किया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स मीन इसका मतलब ये पता चला कि इसमें कोई कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी है और आप एक्स फाइंड करेंगे। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हेंस मीन नॉर्मली जहां पे यूज होता है, ये नॉर्मली सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट वगैरह में यूज होता है। उससे ये पता चल रहा होता है कि आपने प्रीवियस पार्ट की वर्किंग यूज करनी है। प्रीवियस पार्ट का आंसर या उसकी वर्किंग में से कुछ ना कुछ यूज करना है। अगर कह दे हेंस और अदरवाइज, मीन कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड पार्ट में लिखा होता है हेंस और अदरवाइज, मीन वो क्वेश्चन पार्ट वन को यूज करने से भी हो जाएगा और पार्ट वन यूज किए बगैर भी हो जाएगा। तो आपको जब उसने ऑप्शन दे दी हेंस और अदरवाइज, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मीन प्रीवियस पार्ट ना भी यूज करें तो भी करेक्ट है, यूज करें दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन अगर सिर्फ हेंस लिखा हुआ और आपने पार्ट वन यूज ना किया, तो इसका मतलब यहाँ पे आप कमांड वर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, आप क्रेडिट लूज करेंगे वहां। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि आपने कमांड वर्ड्स को अच्छी तरह देखना है, उसके मुताबिक आपने वर्किंग करनी है। यूज योर ग्राफ, इसका मतलब ग्राफ को ही यूज करना है। पार्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और उस क्वेश्चन में आंसर आपका ग्राफ से भी अगर आ सकता है तो अब आप ग्राफ से नहीं करेंगे, आपने कैलकुलेट ही करना है। अगर कोई एंगल फाइंड करने के लिए कहता है फाइंड द एंगल ए ओ बी या कैलकुलेट द एंगल ए ओ बी, और फिर कहता है मैयर द एंगल ए ओ बी, सो मैयर द एंगल ए ओ बी का मतलब अब आपको कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स करनी है, प्रोटेक्टर यूज करना है, डी यूज करना है, जिससे आपको एंगल फाइंड करेंगे। ये खैर नॉर्मली काम आपका नॉर्मल मैथ में होता है, मेजर वाला। सो कमांड वर्ड इस तरह कुछ, अब मैं एग्जांपल एक और देता हूँ। सपोज के ये है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई एग्जांपल देता हूँ। दिस इज ए, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज गिवन 2 5, the coordinates of b are given 4 11। अब अगर इस क्वेश्चन में कहता है स्टेट
स्टेट क्या देता है, या राइट स्टेट, या स्टेट के है, या के राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब क्या मतलब राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, क्या हमें कोई वर्किंग शो करनी है? राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। इसका हमें कोई वर्किंग नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट इसमें आंसर लिखेंगे, इसमें कोई वर्किंग नहीं शो करेंगे। आप डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे? आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इधर इधर 4 है, सो 2 प्लस 2 इज 4। सो चेंज ऑब्जर्व करें आप, आपने चेंज ऑब्जर्व करके आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इधर चेंज आ रहा है 2 यूनिट्स का एक्स कोऑर्डिनेट में, तो आगे भी 2 यूनिट्स का चेंज आएगा, वो आप सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे 6। ये 5 है, ये 11 है, इधर चेंज आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट में 6 यूनिट का, तो 11 प्लस 6 इट विल बी 17। सो नो वर्किंग रिक्वायर्ड, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया सी इज 617। और अगर यही क्वेश्चन अब आपको कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, और साथ पता चलता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। खैर 2 मार्क्स का ना भी हो, जब आपको अक्सर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, वो बेशक फिर 1 मार्क का हो, आपको फिर कैलकुलेशन शो करनी है उसकी। अब वो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है, कि आपको पता है सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कर लें, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे? मीन आपको पता है 2 प्लस एक्स की एवरेज 4 है, मीन 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, और y कोऑर्डिनेट्स 5 और y को ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट y का कोऑर्डिनेट आएगा 11, मीन 5 और y की एवरेज इज 11। 5 प्लस y की एवरेज इज 11, सो यहां से आपके पास 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, मीन x इज 6। So from here 5 plus y is equal to 22, mean y is 17। So C के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करके प्रॉपर वर्किंग से शो कर दिया और कैलकुलेशंस करके दिखा दिया कि दिस इज हाउ यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। सो ये मैंने एक एग्जांपल दी जिससे आप, अगर वो इसमें स्टेट करने के लिए कहता है तो डायरेक्ट आपको लिखना आता है कंपेयर करके, बट अगर स्टेट नहीं कहता तो आपको वर्किंग प्रॉपर शो करनी चाहिए। आगे चलते हैं। जी सर। तो जैसे आपने कहा कि हम सपोज कर लेंगे कि सी को कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, तो नॉर्मल मैथ्स और आर्ट मैथ्स दोनों में क्या हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी चाहिए कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई? लिख दें अगर आपको लगे कि टाइम हो, नॉर्मल मैथ में तो टाइम होता है, लेकिन ऐड मैथ में अगर ना भी लिखें कोई इश्यू नहीं है, इसका कोई मसला ओके सर। नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड, 3x माइनस 1। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपके नॉर्मल मैथ में भी आता है और ऐड मैथ में भी आता है, ऐसा ही है। चले मैं इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करता हूं, जैसे आप लोग करते हैं, जैसे हम लोगों ने आपको बताया हुआ है वही आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है।
आप इसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? आपको बताया गया है कि 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज के रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। सेकेंड स्टेप इज मेक एक्स सब्जेक्ट। एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। थर्ड स्टेप इज के राइट द फाइनल आंसर एफ इनवर्स एक्स इज। आपको पता है जब आप एक्स सब्जेक्ट बना चुके होते हैं तो यही आपका इनवर्स है, सिर्फ वाई को स्विच कर देते हैं एक्स से। सो एक्स प्लस 1/3। सो नॉर्मल मैथ में भी और एड मैथ में भी आप इनवर्स फाइंड करने के यही स्टेप्स करते हैं। जी हाँ, जरा सफदर कंफर्म करें, क्या आप लोग यही मेथड यूज करते हैं? फिर मैं वो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई प्लस वन ओवर थ्री करता हूँ, फिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर एक्सपोर्ट करके एक्स प्लस वन ओवर थ्री करता हूँ। मीन इधर मिडिल में एक स्टेप करते हैं यहाँ पे आप। यस सर, मैं उधर एक्स की जगह ब्रैकेट में वाई लिखता हूँ और फिर इक्वेशन में भी वाई शो करता हूँ, और फिर उसका अगला स्टेप होता है कि ब्रैकेट में एक्स होएगा तो एक्स प्लस वन ओवर थ्री होएगा। मीन बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप ये करते हैं y+1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, ये लिखते हैं। यस सर। ओके, और इसकी रीजन क्या है? सर याद किया हुआ है। अच्छा, हंजला आप क्या करते हैं? सर मैं शुरू में ही एक्स की जगह वाई को उधर लिख देता हूँ और फिर वाई को सब्जेक्ट बनाता हूँ, और फिर एंड पे उधर जो लाइक एक्स वो खुद ही आ जाता है उसका इन्वर्स। नहीं, आप पहले इसका मतलब स्विच कर देते हैं और एक्स की जगह y, और एंड पे y आपके पास सब्जेक्ट बन जाता है। तो जी फिर y को आप एफ इनवर्स एक्स कैसे लिख देते हैं? सर वो देखें जिस तरह हमने y इक्वल्स टू 3x-1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं इसकी जगह x इक्वल्स टू 3y-1 लिखता हूँ, और फिर वो एंड पे y को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ। वही मैं समझ गया हूँ, y सब्जेक्ट बना लिया आपने। हम्म। आप जब y को सब्जेक्ट बनाते हो आपके पास आ जाता है x+1/3। अब इसके हाँ। बाद आप आंसर लिख देते हो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x+1/3, ऐसे लिखते जी। हैं ना? जी। y को एफ इनवर्स एक्स लिखने की क्या लॉजिक है? अम, सर बस आ देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हमने ही आपको बेसिकली ये शॉर्टकट्स बताए हुए हैं इनवर्स फाइंड करने के, क्योंकि नॉर्मली आप लोग ये ग्रेड 9 में शुरू करते हैं इनवर्स फाइंड करना, और उस वक्त कंप्लीट डिटेल बताई जाए तो आपको बेसिक इनवर्स फाइंड करना ही समझ नहीं आएगा। तो और ये जो आपने मेथड किया बिल्कुल ठीक मेथड है। आपने भी जो हंजला ने किया, ये मैंने जो किया, और सफदर ने जो किया, बिल्कुल ठीक है ये मेथड्स। और अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि हमने फुल मार्क्स लेने के बाद एग्जामिनर को बताना है कि हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है बेसिकली, कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस किया इस बात से, अगर आपने बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये क्यों, ये एक्स के बाद ये एफ इनवर्स एक्स बन जाता है, या y+1 की जगह कैसे ये चेंजेस आती हैं, तो इसका मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट बताएंगे तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी देगा वो। तो एक्चुअली फिर होता क्या है, जरा इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि कैसे होना चाहिए। आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप आप क्या करें, आपने एफ ऑफ एक्स किया, वाई लिखा, तो आप पहले इसका लेट कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो लेट कर लिया आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसी को आगे एक और स्टेप पहले कर लें, फिर आगे एफ ऑफ एक्स या वाई बाद में लिखेंगे। इसी में आप क्या करें, आप इस एफ को उधर शिफ्ट कर दें। किसी भी फंक्शन को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो एफ इनवर्स बन जाता है ना। मीन साइन एक्स हो तो दूसरी तरफ साइन शिफ्ट हो तो साइन इनवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ उधर शिफ्ट करें तो दैट विल बिकम एफ इनवर्स वाई। हंजला आपको मेरा ख्याल अपने आंसर को का उसका आंसर मिल गया है, वो आपने जो, चले अभी आगे फर्दर आ जाता है। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या लेट किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ से एक्स बेसिकली क्या आ गया, एफ इनवर्स वाई।
अब जो आपने लेट किया हुआ है वो आगे चलाएं। आपने एफ ऑफ एक्स लेट किया हुआ है वाई, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दीजिए वाई। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 3x-1। अब यहां से x को सब्जेक्ट बनाइए। जब x को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो बन रहा है y+1/3। सो ये x आपने सब्जेक्ट बना लिया। अब यहां देखिए क्या है, x किसके इक्वल आपने ऊपर लिखा हुआ है, x इक्वल है एफ इनवर्स y के। सो इस x की जगह आप लिख दीजिए एफ इनवर्स y। सो यू विल राइट x को रिप्लेस कर देंगे एफ इनवर्स y से। और ये कोई रटा नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है, x की जगह x इज 5 इनवर्स एफ इनवर्स y, तो वहां से लिख रहा हूं। सो एफ इनवर्स y इज y+1/3। सो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ y आ गया y+1। सो अगर एफ इनवर्स y है y+1, देन एफ इनवर्स x क्या होगा, x+1/3। सो अगर एफ इनवर्स y y+1/3 है तो एफ इनवर्स t क्या होगा, t+1/3। एफ इनवर्स x क्या होगा, x+1/3। जी हंसलैंड सफदर, क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। तो अब किसी स्टेप में कोई रटा नहीं है कि आपने सबसे पहले स्टेप में ये कह दिया था कि एफ ऑफ एक्स को आपने वाई लेट किया। अगर एफ ऑफ एक्स को वाई लेट किया तो वहां से एक्स क्या आ रहा है, वो आ रहा है एफ इनवर्स वाई। तो ये अब एक्स को एफ इनवर्स वाई लिखने की ये ऊपर लॉजिक है। अब जिस तरह पहले हम करते रहे, 100 आउट ऑफ 100 लेने के बाद अगर उसी तरह करेंगे और एक स्टूडेंट इस मेथड से करता है, उसके भी 100 हैं, या दो स्टूडेंट में कंपटीशन आ गया 98 98, तो डेफिनेटली एग्जामिनर देखेगा कि ये जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है उसका कॉन्सेप्ट है एफ इनवर्स फाइंड करने का। सो डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सो वो क्वेश्चंस जिनमें स्टेप्स आप मिस कर देते हैं और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो शो नहीं करते, वहां पे आप क्रेडिट लूज कर रहे होते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया। एक और केस लेते हैं, कोई और कुछ क्वेश्चन जिसमें आप ये काम करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। आपका क्वाड्रेटिक्स टॉपिक में स्क्वायर कंप्लीट करने का क्वेश्चन काफी आता है, और वो स्क्वायर कंप्लीट आप ऐसे करते हैं, एक्स 6 का हाफ 3 होल स्क्वायर, जो नंबर अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही नंबर बाहर भी स्क्वायर उसका सब्ट्रैक्ट होगा +10, और आंसर लिख दिया ये -9 + 10 मीन वर्ड x-3 होल स्क्वायर +1। सो इस तरह आप स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे करते हो सकता है आप कोई डिफरेंट मेथड कंप्लीट स्टेप्स शो करते हो। यहां पे देखा जाए तो ये जो स्टेप है ना यहाँ वाला, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं शो कर रहे हैं कि ये कैसे आया है। मीन अगर आप देखा जाए तो आपको मार्क्स शायद खुद मिल जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से आपने x-3 होल स्क्वायर -3 स्क्वायर लिख दिया, आंसर तो आपका आ गया। सो आपको इसकी वर्किंग आती होती है, लेकिन अक्सर हम नहीं लिखते या लिखते ही नहीं है कभी। सो आपको वर्किंग यहाँ शो करनी चाहिए कि ये स्क्वायर जो कंप्लीट किया है वो कैसे किया आपने, और वो वर्किंग आपको आइडिया है कैसे करते हैं। आपको इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, यू नीड टू मेक दिस फॉर्म a² - 2ab + b²। ये फॉर्म बनानी होती है आपने।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। और वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, एक्स का। सो दिस इज ए, सो अगेन 2ab लिखना है, तो a इज x। यू वांट टू डिसाइड अबाउट b, b क्या है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 6 बन जाए, सो इट मींस 2ab, b is 3, so b is 3 mean this is also b square mean 3 square। अब ये x स्क्वायर उसी तरह नीचे लिख दिया, ये 6x है उसी तरह आ गया 6x। अब ये 10 में आगे एंड पे 10 भी ऐसे ही लिख दूंगा। बात है ये कि 3 स्क्वायर कहां से आया है। सो 3 स्क्वायर आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 स्क्वायर खुद से ऐड किया है, तो आपको 3 स्क्वायर माइनस भी करना चाहिए। सो माइनस 3 स्क्वायर भी आपने कर दिया और वो एंड पे 10 ऐड कर दिया। दिस इज द स्टेप बेसिकली जो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। अब इसके बाद आप लिख देते हो कि दिस इज a square minus 2ab plus b square, so it is a minus b whole square mean x minus 3 whole square, और फिर ये आगे माइनस 3 स्क्वायर। सो ये वाला स्टेप था जो आपने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, वो मिडिल वाला अगर आप पहले से लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिख रहे तो वो स्टेप मिडिल में लिखें आप। वो स्टेप है जो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट शो कर रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। सो x minus 3 whole square minus 9 plus 10, it will be x minus 3 whole square plus 1। सो ठीक हो गया। हंजला एंड सफदर, आप पहले, मुझे उम्मीद है कि आप पहले भी ये स्टेप शायद करते हैं, क्या करते हैं ये स्टेप? जी सर। जी सर, मैं करता हूँ ये। ओके, सो मीन ऐसा है कि आप ऑलरेडी काफी कुछ वर्किंग सही कर रहे हैं। सो यहाँ बताने का पर्पज ये कि काफी लोग इस तरह डायरेक्ट करते हैं। सो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको वो मार्क्स तो गेन कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली जहां बात आती है कि कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट का देखा जा रहा है कि अब एंड पे डिसाइड करना है, बहुत से पेपर्स उनके पास 10-12 पेपर हैं, 15 पेपर हैं, उनमें से किसी को डिस्टिंक्शन अलॉट करनी है, तो फिर वर्किंग बहुत मैटर करेगी कि किसने कैसी वर्किंग की है, और उन वर्किंग में क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक आंसर दिया या नहीं। क्वेश्चन की डिमांड मतलब रूब्रिक, कमांड वर्ड्स, उस कमांड वर्ड्स के मुताबिक उसने वर्किंग की है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उस तरीके से किया या नहीं। फिर जहां जहां कॉन्सेप्ट शो होना था वहां कॉन्सेप्ट शो किया या नहीं। यस सर। यहाँ पे आपके नॉर्मली नॉर्मल मैथ की बात करें तो P1 के अक्सर क्वेश्चन, आपको पता है बहुत से पेपर P1 के क्वेश्चन पेपर में आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, और 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आंसर मैटर करता है। जस्ट आपने आंसर करेक्ट लिख दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसने किसी क्वेश्चन में वर्किंग चाहिए हुई, उसने कहा कि फाइंड करें वैल्यू ऑफ एक्स, कोई मेथड था जिससे आपका आंसर निकलना था, तो आपको नो डाउट के 1 मार्क तो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अपना पेपर बेहतर करना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, सो ऑल्दो 1 मार्क का क्वेश्चन अगर उसमें वर्किंग रिक्वायर्ड है तो आपको वर्किंग शो करनी है। और अगर उसने कह दिया राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर इसका मतलब मेंटली डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट ही आंसर लिखना है। सो 1 मार्क के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि आंसर ही लिखना होता है, बट आई विल रिकमेंड कि 1 मार्क का क्वेश्चन बेशक ना हो, बेशक हो, अगर उसमें वर्किंग रिक्वायर्ड है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि फाइंड करें वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व करें एंड फाइंड करें, तो उसमें अगर आपकी वर्किंग आ रही है तो आपको वर्किंग शो करनी चाहिए। और आगे चलते हैं कुछ। आपके पास अभी काइनेमेटिक्स टॉपिक आपने ऐड मैथ में किया है, उसमें हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से
वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलती है। तो वहां पे भी अक्सर हम बहुत डायरेक्ट वर्क करते हैं। मीन एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 7t² प्लस 5t, ये लिख दिया। उसने कहा फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² माइनस 14t प्लस 5 लिख दिया। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया और एक्सेलरेशन आ गई विच इज 6t माइनस 4t, ये आ गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बेस्ट क्या है, इसको बेहतर करने के लिए क्या करें? क्या आप मिडल में वर्किंग शो करें कि मिडल में वर्किंग शो करें? एक तो वे ये है कि आप शो करें कि लीस्ट ये है कि आप शो करें कि ds बाई डी टी इज इक्वल टू v। आपने साथ बता दिया कि s मीन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास वो वेलोसिटी आ रहा है। और मजीद बेहतर अगर करें तो ये हो सकता है कि आप d बाई डी टी दोनों साइड पे अप्लाई करें। इधर भी d बाई डी टी अप्लाई किया तो ds बाई डी टी आ गया, और उधर d बाई डी टी अप्लाई करें और अभी डिफरेंशिएट मत करें, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो यू विल गेट dv बाई dt, सो d बाई dt ऑफ 3t² माइनस 4t प्लस 5। और फिर आप लिखते हैं आंसर, या आप साथ ये भी लिखते हैं कि बिकॉज यू नो कि dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। सो लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये मिडल वाले स्टेप्स कर रहे हैं। इसी तरह हम जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, एक्सेलरेशन हो अगर हमारे पास 3t² माइनस 2t, सो आपने अगर इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी लिखना है तो आप अक्सर यूं कर देते हैं कि इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ a इज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² इज 3t³ बाय 3 माइनस 2t² बाय 2, सो वेलोसिटी आ गई t³ माइनस t²। इसमें क्या चीज है जो बेहतर होनी चाहिए? सर डी टी लिखना चाहिए, इंटीग्रल और ब्रैकेट में डाल के उसके बाद डी टी लिखें पहले। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हमें ये बात पता है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो कोई विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू कोई विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल होता है, और वो वेरिएबल यहाँ पे क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इधर भी dt होना चाहिए और इधर भी dt होना चाहिए। सो एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी आता है, सिंपली एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी नहीं आता। देखिए वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या पड़ी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जनरली आप एक्सेलरेशन कहते हो, लेकिन एक्चुअली तो ये होता है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है तो वो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसको हमें बेहतर है के साथ मेंशन करें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए प्रोड्यूसेस विद रिस्पेक्ट टू टी इज वेलोसिटी, सो ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे चलते हैं। dy by dx is given 2x plus 5। वो ये वही क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1 माइनस 3। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एड मैथ्स में होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 1 माइनस 3 dy by dx। इसको कैसे करते हैं? थोड़ा सा बताइए इसका कैसे इक्वेशन ऑफ कर्व आप कैसे फाइंड करते हैं, हमदला एंड सफदर।
सर इंटीग्रेशन करेंगे इसकी और dx स्टेट करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट हो रहा है। सो नॉर्मली आप ये करते हो कि इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे, और हमें पता है कि y को डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स आता है, तो dy बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन को हम y लिखते हैं। सो 2x प्लस 5 की इंटीग्रेशन को 2x स्क्वायर बाई 2 मीन x स्क्वायर, और 5 की इंटीग्रेशन को 5x और प्लस c। बताइए इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? सर ऊपर इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हमने मेंशन करना होगा कि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। सो जिस तरह हमने इधर किया है ना कि विद, जब हमने डी टी लगाया तो दोनों तरफ हमने लगाया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये काम एक तरफ नहीं कर सकते हम, हमें दोनों साइड पे करना पड़ेगा। सो इधर भी हमें दोनों साइड पे करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ना कि इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इधर अगर डी एक्स लगा रहे हैं तो उधर भी डी एक्स लगाना पड़ेगा, तो हमें उधर भी लगाना है। तो आप अगर इधर डी एक्स लगाएं तो इधर भी डी एक्स लग जाएगा, और वो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसा है ना? आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 dx। इसमें कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। जो आपने दोनों तरफ dx करना है, आपने जैसा अभी बताया, उससे बेहतर ये भी है, उससे बेहतर ये भी है। क्या आप इंटीग्रेट करने लगे? एक मिनट। आप इंटीग्रेट करने लगे, इस dx को उधर मल्टीप्लाई करते जो इधर डिवाइड हो रहा है। सो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy, उधर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5, और वो dx उधर शिफ्ट कर दिया। एक ही बात है जो आपने सफदर बताया कि dx dx दोनों साइड पे लगाए हैं, तो वो इधर लगाते तो वो dx और dx कैंसिल हो जाता है, या इस dx को उधर शिफ्ट कर दें। अब ये राइट साइड तो समझ आ रही है कि d2x प्लस 5 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? वो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। ये इसको क्या किया जाए? ये इधर से अब कैसे y लाया जाए? क्या आपको बात समझ आती है कि इसमें y कैसे आता है यहाँ पे? यस, आती है बात समझ। आप बताइए कि dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x। एक्स। x, और उसकी रीजन क्या है? होता है 1 dx। ये नॉर्मली 1 लिखा होता है। ये 1 dx का मतलब ये कि 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x। और अगर इसी तरह ये लिखा हो 1 dt, तो इसकी इंटीग्रेशन आपने क्या की है? t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट हो रहा है, 1 ना भी लिखा हो, सिंपली dt भी लिखा हो, इसका मतलब ये 1 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसकी इंटीग्रेशन होगी t। तो अब यही लॉजिक इधर लगाइए। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ dy? वाई। y, क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, उस 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और वो विद रिस्पेक्ट टू y को हम इंटीग्रेट करके y लिख देते हैं। सो आपका कर्व इंटीग्रेट होगी एंड यू गॉट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, और c फाइंड करने के लिए वो 1 और -3 यूज कर लेंगे। ठीक हो गया? जी सर। इसी तरह कर्व को अगर इंटीग्रेट करें, कर्व को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? जी हमें पता है ना, कर्व को इंटीग्रेट करने से एरिया मिलता है।
यस सर। सो अगर कर्व मीन वाई को इंटीग्रेट करें तो एरिया मिलता है, लेकिन याद रखिए कर्व को इंटीग्रेट आप कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आप y को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट गिव्स यू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। ऐसे ही है ना। और अगर आप x को सब्जेक्ट बना लें, अगर आप x को सब्जेक्ट बनाएं तो उसको जो इंटीग्रेट करते हैं वो एरिया कौन सा होता है सफ्तर? एरिया फ्रॉम द वाई एक्सिस। एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड y एक्सिस। लेकिन जब वो x को इंटीग्रेट करें, अगर आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, ये अगर इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इस इक्वेशन को मीन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन को अगर आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस आएगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ में से x को सब्जेक्ट बना लें, मीन x की वैल्यू y प्लस वन आप इधर पुट करें, ये आ जाएगा y प्लस वन, x की जगह आ जाएगा y प्लस वन। सो फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये y प्लस वन इंटू डी वाई आ जाएगा। सो अगर आप इस x को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, then you will get the area between the graph and y axis. So जब कभी अब आपको हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, आपको कोई एरिया फाइंड करना हो, सपोज एक्स जीरो से लेकर एक्स फाइव तक, तो आपको पता है कि इसको इंटीग्रेट करने से एरिया आ जाएगा, लिमिट जीरो टू फाइव लगानी है, लेकिन क्या स्टेप्स शो करें? इंटीग्रेशन ऑफ मीन वाई लिखें दोनों, सो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर इधर फिर लिमिट्स डालें जीरो टू फाइव, तो ये आपका एरिया बिटवीन द, अब y को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल गिव यू द एरिया। वैसे अगर आप जीरो टू फाइव यहां भी लिख देना कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जीरो, ये शो क्या कर रहा है, जब आप y को इंटीग्रेट कर रहे हो dx, तो ये एरिया शो कर रहा है। लेकिन अगर आप जीरो टू फाइव यहां लिख देते हो तो आपका ये क्या मतलब है, ये एरिया फ्रॉम जीरो टू फाइव। लेकिन ये जीरो टू फाइव अगर ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, और इधर जब आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। जी, हंजला एंड सफदर, यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। यस सर। सो जितनी चीजें आज हमने की हैं, इनको थोड़ा सा जहन में रखें और इनकी प्रैक्टिस करें। पहले इनको थोड़ा सा अलग अलग प्रैक्टिस करें, और आगे आने वाले जितने भी नॉर्मल भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इस चीज को आपने फिर जरा जहन में रखना है, मैथ और एड मैथ दोनों में। ठीक है, कि आपने अटेम्प्ट एक अच्छे तरीके से करना है, अच्छा सा उसमें कॉन्सेप्ट शो हो आपके। मजीद अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी, इंशाल्लाह हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सर एक सवाल है जो राइट, जिसमें राइट डाउन एक्स वाई जी है, सवाल में आए थे हमने, इसमें वर्किंग नहीं दिखानी होती, स्टेट में भी सेम चीज़ करनी होती है? स्टेट में भी बिल्कुल, स्टेट का मतलब ये है कि कोई वर्किंग नहीं शो करनी। ठीक है। आगे। चलें, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।